चलिए भाई, सोमवार की सुबह, नए हफ्ते की शुरुआत और एकदम परफेक्ट हफ्ता खड़ा है हमारे सामने। बिल्कुल हफ्ते के बीचों बीच एक मार्केट हॉलिडे। भाई 1 मई वेनसडे के दिन महाराष्ट्र डे के चलते भारतीय बाजार कामकाज नहीं करेंगे। एक मार्केट हॉलिडे है तो 2 दिन इधर और 2 दिन उधर काम करना है। इससे बढ़िया समीकरण बैठ नहीं सकते थे। अच्छा, 5 दिनों की हमने बातचीत करी थी, बैक टू बैक तेजी, अच्छा मोमेंटम, वो पिछली सीरीज के अंत में जाते आते लास्ट वीकली साइकिल बहुत मजबूत। उस तेजी पर फ्राइडे को ब्रेक लग गया। 2/3% की कमजोरी, 150 पॉइंट का दबाव बनता हुआ नजर आया। तो पूरे हफ्ते के समीकरण अच्छे थे। इनफैक्ट पिछले हफ्ते के फ्राइडे ऑनवर्ड बढ़िया थे। और ये जो दबाव आया, ये तब आया जब ग्लोबल संकेत कंड्यूसिव थे, पॉजिटिव थे। जब हम लोग कामकाज कर रहे थे दिन भर, यूएस के फ्यूचर्स मजबूत थे, हमारे सारे एशियन पीयर्स मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे। तो हमने फ्राइडे को तगड़ा अंडर परफॉर्मेंस डिलीवर करा है। और उसके बाद पिछले हफ्ते के समीकरण रख देता हूं आपकी स्क्रीन पे। बढ़िया चल रहा था हफ्ता, बढ़िया ही रहा वैसे। वो फ्राइडे को एडजस्ट कर दूं तो भी 1.25% निफ्टी में वीक ऑन वीक उछाल, 1.25% से ज्यादा निफ्टी बैंक मजबूत, 14,700 करोड़ रुपए की एफआईएस की कैश में सेलिंग और 20-21 हजार करोड़ रुपए डीआईएस ने झोंके, बाइंग करी कैश मार्केट में। यह है पिछले हफ्ते की कहानी। और खैर आज ये तो खैर मार्केट्स की चालू है। अब आज कैसा बिहेव करेगा इस पर आगे आता हूं, एक्सपर्ट से बातचीत भी कर लेंगे। लेकिन इस हफ्ते क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहां नजर रखनी है, 4 चीजें। बाकी क्लटर को हटाते हैं, 4 चीजों की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, कल से यूएस फेड की 2 दिनों की बैठक। फेड मीट का आउटकम वेडनेसडे शाम को। ये नए महीने का पहला फ्राइडे आने वाला है, तो जॉब्स रिपोर्ट, मंथली जॉब्स रिपोर्ट आनी है यूएस की इस फ्राइडे को। ये 2 इंपॉर्टेंट आंकड़े हो गए। इसके अलावा हमारे, क्योंकि आप मंथ ट्रांजिशन कर जाएंगे, वेडनेसडे के दिन 1 मई को, 1 मई 2 मई दोनों दिन मेरे ख्याल से सारे ऑटो सेल्स के नंबर्स हमारे सामने आएंगे अप्रैल मंथ के। और साथ साथ वो रिजल्ट सीजन तो तूल पकड़ा हुआ ही है, तो इंडिया इंक के परफॉर्मेंस पे नजर रहेगी। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट। इन सब के बीच में गिफ्ट निफ्टी कह रहा है वो फ्राइडे के पेन से कुछ हद तक उभरेंगे हम। 90-100 पॉइंट की मजबूती के साथ, गैप अप के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस गांधीनगर से आते हुए। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा? नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत होगी। निफ्टी बैंक में कैसे करें स्ट्रेटेजाइज, इस हफ्ते क्या अप्रोच रखना चाहिए, क्या रणनीति होगी, उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। एनएवी इन्वेस्टमेंट्स के पुणे से आशीष बहेती साहब सुबह सुबह जुड़ते हुए, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड न्यूज। दिखाइए गिफ्ट निफ्टी तो आपने दिखा दिया डायरेक्टर साहब। हल्की मजबूती के साथ शुरुआत होगी हमारा एशिया, और उसके बाद यूएस का हैंडओवर भी स्क्रीन पे रखिएगा। एशिया का कामकाज मिला जुला ठीक है, क्यूज अच्छे हैं वैसे, क्योंकि यूएस से हैंडओवर ठीक ठाक था। हम जब बंद हो रहे थे तो यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट से 1% मजबूत थे। एक्चुअली यूएस में फ्राइडे को आधे से 2% की तीनों बेंचमार्क में मजबूती हुई, तो डाइजेस्ट किया था, उससे उछाल था। और इवन फ्यूचर्स फ्लैट हैं लेकिन स्लाइटली इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहे हैं। तो तब अरब की पहली प्लेट जहां छोड़ा था उससे काफी अच्छा हैंडओवर मिल रहा है। डाउ यूएस के फ्यूचर्स 3:30 बजे फ्राइडे को कहां खड़े थे? आज सुबह के समीकरण ये देखिए। हर जगह तेजी डाइजेस्ट करनी है, और इसीलिए शायद गिफ्ट निफ्टी थोड़ा बहुत उछाल दिखाता होगा। पर वो इन्फ्लेशन के आंकड़े, रिजल्ट सीजन वगैरह वगैरह, ऐसा हेडलाइन प्रोड्यूसर साहब लिखे बहुत कुछ। गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल, कैसा मूड, कैसे क्यूज? मुझे लगता है क्यूज का अंदाजा तो फ्राइडे की सुबह लग गया था कि बड़ी तेजी रहेगी यूएस मार्केट में। दिन भर फ्यूचर्स मजबूत थे, टेक्नोलॉजी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे थे, तो बहुत बढ़िया नतीजों के आधार पर मार्केट में बड़ी तेज़ी थी। अल्फ़ाबेट का स्टॉक्स ज़बरदस्त चला, और माइक्रोसॉफ्ट में बहुत बड़ी तेज़ी बनी। इवन मतलब 2-2 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप क्रॉस कर रहे हैं, और गाइडेंस भी आगे अच्छे दिए जा रहे हैं। तो आप देखिए जितने भी चिप वाले ना, एनवीडिया में फिर से रौनक लौट आई है। एएमडी, एनवीडिया, एएसएमएल, टीएसएमसी, ये सारे स्टॉक्स में बड़ी तेज़ी बनी। और उसी बीच उसी दिन एक पीसी नंबर भी आता है, उसको किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक था, 0.3% बढ़ा है,
बट एनुअलाइज बेसिस पे आप देखेंगे तो कोर इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ के है वो, लेकिन मार्केट का कंसर्न था ही नहीं। मार्केट सिर्फ इस बात पे बहुत खुश था कि आईटी के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं और मार्केट को वो ड्राइव कर रहे हैं। तो वीकली बेसिस पे और डेली बेसिस पे बहुत अच्छे रन बने। लेकिन कॉन्ट्रेरियन देखिए आप, बॉन्ड यील्ड 2.67 के आसपास है, डॉलर बहुत स्ट्रांग हुआ है, येन बहुत वीक हुआ है, गोल्ड क्रूड भी थोड़े थोड़े मजबूत हुए, उसके बावजूद इक्विटी मार्केट में बहुत तेज़ी वहाँ पे देखने को मिली है। तो हमें लगता है कि डेली बेसिस पे उसको देखना चाहिए, जैसे नतीजे आ रहे हैं मार्केट वैसे ही वहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। शुक्रवार को उसने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है नतीजों के आधार पर। अब जो ये फेड की आज बैठक होने वाली 30 अप्रैल और 1 मई को, इसमें कुछ होना नहीं है। ये वाली वो बैठक नहीं होती जिसमें अनाउंसमेंट हो कुछ, तो उसमें हमें लगता है कि बस वही है कि ऐसा भी होता है क्या? हाँ, क्योंकि हर अल्टरनेट बैठक इसके बाद जो बैठक होगी, मतलब पता ही कुछ कर ही नहीं पाएंगे, चाह के भी नहीं करेंगे। इसमें नहीं करते हैं वो, जनरली प्रोजेक्शंस नहीं देते, उसमें कोई रेट कट अल्टरनेट में जून में होगा, इसलिए जून की बात हो रही है। तो लेकिन कमेंट्री तो होगी, डॉट प्लॉट रखे जाएंगे, अपने इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस देंगे, तो वो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है फेडरल की बैठक। और जोल्ट का नंबर भी आएगा, बहुत सारे नंबर्स आने हैं, तो वो एक बेस बनाएंगे जून की बैठक के लिए और कमेंट्री से मिलेगा। तो मुझे लगता है उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन नतीजों के सिवा कुछ नहीं है इस समय मार्केट में, और सब नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब तक S&P के जितने रिजल्ट हैं उसमें 83% ने अपने अनुमानों से अच्छे नतीजे दिए हैं। अब आप क्या करेंगे? ठीक है, ये मतलब ग्लोबल इक्विटीज अच्छा मूड है, लेकिन थोड़ा सा इन्फ्लेशन का तड़का ऐड हो गया, डॉलर इंडेक्स वगैरह इंचअप कर गए, थोड़ा हैंडओवर मिला जुला सा है, लेकिन मार्केट उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा ग्लोबल। हाँ, हैंडओवर बढ़िया मिला वैसे, इक्विटीज के लिहाज से बढ़िया मिला। ऐसा नहीं, इक्विटी को मालूम है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कंसर्न है, बॉन्ड यील्ड कितनी ऊपर चली गई है, लेकिन मार्केट उसको ध्यान ही नहीं दे रहा है, इग्नोर कर रहा है, क्योंकि उस समय वो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कर रहा है। तो क्या फेड भी ऐसा ही फोकस कर रहा है क्या? अब तो लोग देखिए, डिस्काउंटिंग दिसंबर की है भाई साहब, एक ही है, और इस साल और जून में कुछ नहीं होगा, तब भी मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने मान लिया दिसंबर से पहले कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्यूज अच्छे मानने चाहिए। डरा के दिखाओ, हम तो अभी खुद ही मान गए, हम तो मान कुछ नहीं करेगा फेड दिसंबर में, बस तो ठीक है। तो इक्विटीज रिएक्ट नहीं कर रही है, संकेत बिगड़े भी हों तो भी ठीक है भैया। अच्छा, आज ध्यान रखिएगा, मंडे बैंकेक्स और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की वीकली एक्सपायरी का दिन, और आज रिएक्ट करना है बतेरो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे। उस पे 4 तो निफ्टी के ही नंबर्स हैं जिस पे हम खुलते ही रिएक्ट कर रहे होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मूड है फ्राइडे के प्रेशर के बाद जो हल्का बहुत उभर रहे हैं, दरअसल मार्केट का टेक्सचर है कैसा, मार्केट्स को अप्रोच कैसा करा जाए, इस पे बहती साहब सुबह सुबह मदद करने के लिए जुड़े हैं। बहती साहब, वॉक करके आ गए हो कि वॉक करने जाओगे? गुड मॉर्निंग आशीष जी, नहीं वॉक करने जाऊंगा। देखा, आप फ्री हो जाते हो, आप क्यों नहीं जाते वॉक करने 8:15 के बाद? जाता हूँ ना मैं, न्यूज रूम में, कैंटीन तक जाते हैं और यहां से न्यूज रूम जाते हैं बस। अरे बहती साहब, वीक के बीचों बीच छुट्टी आई है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता, मैं सबको मिस करता हूँ। भाई एज अ ट्रेडर आप लोग अपसेट होते हो कि बीच में हफ्ते के आगे छुट्टी, एक दिन कमाई का मौका गया, ऐसा होता है क्या? जी आशीष जी, एक्चुअली अगर थोड़ा सा एक्सटेंडेड वीकेंड रहे तो कुछ प्लान अप किया जा सकता है वीक के मिड वाले में। आदमी सही फोकस देखो, ऐसा कहेंगे कि नहीं हमारे लिए नुकसान होता है, बिल्कुल नहीं। बोले यार वीकेंड में आए तो ज्यादा अच्छा था, एक्सटेंडेड या लॉन्ग वीकेंड मिल जाता तो ज्यादा बेहतर प्लानिंग हो जाती, पर ये नौकरी वालों के लिए बीच वाली ज्यादा अच्छी रहती है, एक दिन और आराम। हाँ, मतलब चलती गाड़ी एकदम ब्रेक लेती है फिर चलती है, मजेदार हो जाता है। खैर बहती साहब, अप्रोच क्या रखा जाए निफ्टी का, निफ्टी बैंक का कैसे देख रहे हो आप? ये अगर वाकई मिल रहा है 90-100 पॉइंट का गैप अप, तो जिस जोन पे खुलने वाले हैं कितना कंफर्ट लॉन्ग जाने का, या फिर आप कैसे स्ट्रेटेजाइज करोगे? जी आशीष जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। अब ये जो जोन पे खुल रहा है एग्जैक्टली 22,500 के करीब खुलेगा निफ्टी स्पॉट पे, और वो एक रेजिस्टेंस एरिया है जिस हिसाब से 22,000 पे कॉल राइटर्स प्लेस्ड है। मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा और खुलते ही लॉन्ग जाने की सलाह नहीं रहेगी। कोई डिप आए तो उसमें जरूर पोजीशन ऐड करे। जो अब स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, करीब करीब अब कल के डे लो के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अब 22,350
के करीब का बेसल मेंटेन करके पोजीशन लॉन्ग बनाने की सलाह है। हमें लग रहा है जिस हिसाब से 20 डेमा पे फ्राइडे को सपोर्ट लिया था बैंक निफ्टी ने, एक अच्छा सपोर्ट रहा है और आज वापस बाउंस बैक देखने मिल सकता है। 22,500 अगर ब्रेक होता है और 22,530 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर उसमें और पोजीशन ऐड करने की सलाह है। मुझे लग रहा है शायद निफ्टी यहाँ से वेल प्लेस्ड है 22,650 तक के भी लेवल्स दिखाने का। अगर मैं निफ्टी के पीसीआर की बात करूँ तो वो 0.75 पे था, फ्राइडे का क्लोज जो था वो न्यूट्रल टू नेगेटिव था, तो वहां से ज्यादा क्यूज नहीं मिल रहे हैं। बट ओवरऑल अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ आशीष जी, तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है, डिस्पाइट हमने देखा एचडीएफसी बैंक का कोई बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन फ्राइडे के सेशन में भी नहीं आता हुआ देखने मिला। उसके बाद भी एक्सेस और आईसीआईसी के कारण बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और ये 20 डेमो से काफी अपने ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पर हम सजेस्ट करेंगे शायद खुलने के बाद भी लॉन्ग जाया जा सकता है, क्योंकि आईसीआईसी के नंबर्स पे आज मार्केट का रिएक्शन है और वो काफी अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे मोमेंटम ज्यादा अच्छा बनता हुआ देखने मिलेगा और थोड़ी सी वोलेटिलिटी रहेगी क्योंकि इसकी कल एक्सपायरी है, जो कि एक दिन प्रीपोन्ड हो गई है। तो इसमें थोड़ी सी वोलेटिलिटी देखने मिलेगी। जो इसमें अब स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो करीब करीब कल के लो का जो है 48,100 के करीब का, अब इसमें एसएल मेंटेन करना है और हमें लग रहा है कि इसमें वापस 48,700 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अरे वाह, अच्छा ये हो गई निफ्टी बैंक की हमारी आज की अप्रोच। भाई साहब, आप लोग बैंकेक्स को एक्टिवली ट्रैक करने लगे क्या? क्योंकि अब कहा जा रहा है मंडेज को बीएसई के ऑप्शंस का धंधा बहुत ज्यादा पिकअप हो गया, इसका मतलब बैंकेक्स तूल पकड़ रहे हैं। आप लोग भी एक्टिवली ट्रेड कर रहे हो बैंकेक्स में, नहीं कर रहे हो? नहीं आशीष जी, हम लोग अभी तक तो सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी पे ही फोकस करते हैं। हाँ। अच्छा, एक अनफिनिश्ड बिजनेस है, अपन ने फ्राइडे को टीज करा था वो कि नई मई की सीरीज शुरू हो रही है, सेल इन मे एंड गो अवे। तो अपन ने उस दिन मई का डेटा दिखा दिया था, पर वो मई का डेटा दिखाना गलत होता है। ये बात हुई थी क्योंकि ये कहावत कही जाती है मई से लेकर अक्टूबर का फेज, छमाई वीक होती है हिस्टोरिकली मार्केट्स के लिए, इसीलिए कहा जाता है सेल इन मे एंड गो अवे। फिर लौट के आइएगा साल के 6 महीने बाद और फिर खरीदारी का मन बनाइएगा। अपन ने बैक टेस्टिंग कर ली। लाइए भाई, पिछले 5 सालों का मई से लेकर अक्टूबर तक का निफ्टी का परफॉर्मेंस दिखाएंगे नहीं क्या? ये लीजिए, पता नहीं किसने कहावत बनाई है और क्यों बनाई है। ये पिछले 5 बार का निफ्टी का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर है। 1%, 18%, 21% और 5, 5.5, 6% के बीच बाकी दोनों साल। ये पीरियड मई से अक्टूबर गजब तेजी का रहा है। तो ये कहावत, अपनी वाली कहावतें अच्छी हैं हिंदी वाली, वो प्रैक्टिकल रहती हैं। ये अंग्रेजी वाले पता नहीं कहीं भी बस मन करा बना दी, इनमें कुछ प्रैक्टिकल। भाई साहब, कैसी लगी आपको आवाज की इन डेप्थ रिसर्च? जी आशीष जी, काफी इंसाइटफुल है जो रिसर्च। मैंने जबरदस्ती बुलवा रहे हो, आप वॉक करने जाओ। मोहिती साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। 8 बजे आपसे पैनल में मुलाकात होगी कुछ ही देर में। हर्षदा के पास चला जाए, सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज और रिजल्ट्स वगैरह समझ ली जाए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कई सारे नंबर्स और 4 निफ्टी कंपनियों पर पहले मार्केट रिएक्ट करेगा। शुरुआत बैंकों के साथ करते हैं, जहां पर आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आए हैं। मुनाफा 17.5% बढ़कर आया 10,707 करोड़ के आसपास, 10,323 करोड़ का अनुमान था। ब्याज से आय के आंकड़े में करीब 8% की ग्रोथ देखने को मिली है। 19,092 करोड़ का ये फिगर है, 18,982 करोड़ का अनुमान था, तो ये भी उम्मीद से बेहतर है। मार्जिन अगर आप ध्यान दें 4.4% पर आए हैं। ये इनफैक्ट 4.43% पर थे पिछले क्वार्टर में, तो थोड़े से स्टेडी है मार्जिन्स। स्लिपेजेस में स्थिति बेहतर है, 5,139 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार ग्रॉस एनपीए लेवल पर और नेट एनपीए लेवल पर। कंपनी का मैनेजमेंट बेसिकली ये कह रहा है कि यहाँ से रेजिलियंस देखने को मिलेगा और ग्रोथ नजर आएगी। उस लिहाज से कई सारा एक्शन कंपनी अपनी लोन ग्रोथ को लेकर बढ़ाने में लेती हुई दिखाई देगी। क्रेडिट कार्ड बिजनेस को लेकर आजकल थोड़ा सा डर बढ़ने लगा है। जैसे हमने पिछले हफ्ते देखा था कोटक के खिलाफ एक एक्शन लिया था आरबीआई ने, तो इन्होंने कहा है कि क्रेडिट कार्ड का जो ब्रीच इशू हुआ था आईसीआईसीआई बैंक के केस में, सारे करेक्टिव एक्शंस लिए गए हैं, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट उभर कर आई है। अब आते हैं एचसीएल टेक पर। एचसीएल टेक के केस में मुनाफा घटा है, 8% की गिरावट देखने को मिली है। 3,986 करोड़ अनुमान था, 4,084 करोड़ के आसपास का
फिगर रहेगा, तो वहां पर एक मिस है। डॉलर रेवेन्यू 4% बढ़कर आई है, ये इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। कांस्टेंट करेंसी अगर आप देखें रेवेन्यू ग्रोथ 0.4% की ग्रोथ के अनुमान के सामने 0.3% कंपनी ने डिलीवर किया है। लेकिन कंपनी कह रही है कि FY25 में जो रेवेन्यू गाइडेंस इनका है, जहां पर अनुमान था 5 से 7% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी, कंपनी ने कहा है 3 से 5% तक की ही ग्रोथ देखने को मिलेगी, और ये गाइडेंस दरअसल निराशाजनक है, तो उस पर स्टॉक आज रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। आज अब आते हैं मारुति के नंबर्स पर। मारुति के केस में मुनाफे में अच्छी ग्रोथ है, 47 से 48% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि 4,104 करोड़ का अनुमान था, उसके सामने 3,877 करोड़ का फिगर आया है, यानी कि हल्का सा मिस है वहां पर। इधर एक अदर इनकम का भी कंपोनेंट है, उसको आपको ध्यान में रखना है। रेवेन्यू करीब 19% बढ़कर आया है, ये भी हल्का सा मिस है। करीब 38,672 करोड़ का अनुमान था, 38,235 करोड़ कंपनी ने डिलीवर किया है। इबिट्टा के फ्रंट पर अगर आप देखिए 4,685 करोड़ का ये फिगर 5,180 करोड़ के आसपास आना था, तो यहाँ पर हल्के हल्के नंबर्स में मिस देखने को मिला है। मार्जिन्स भी अगर आप ध्यान दें 13.4% के एक्सपेक्टेशन के सामने 12.2% का मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किया है, तो कुछ पैरामीटर्स पर एक मिस उभर कर आया जरूर है। SBI लाइफ पर भी मार्केट रिएक्ट करेगा, जहां पर मुनाफे में 4% तक की ग्रोथ है, 811 करोड़ का ये फिगर है। एनुअलाइज प्रीमियम एक्विवेलेंट यानी कि APE में 17% का इजाफा, वैल्यू ऑफ बिजनेस न्यू बिजनेस 5% बढ़ता हुआ, और VNB मार्जिन 31.7% से घटकर 28% के आसपास आए हैं। तो ये इनफैक्ट 4 निफ्टी की कंपनियां, येस बैंक के केस में नंबर्स अच्छे हैं, उस पर नजरें रहेंगी। RBL के केस में भी उम्मीद से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है, तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। और IDFC फर्स्ट बैंक के भी नंबर्स आए हैं, आउटलुक आने वाले क्वार्टर का इतना खास अच्छा नहीं है, तो उस पर रिएक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप 2 और कंपनियों पर नजरें रखिएगा। एक है अपोलो हॉस्पिटल, 2,475 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अप्रूव हो चुका है इनकी अपोलो हेल्थ को में, और साथ ही साथ ये एडवेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा। और ये जो इनकी फार्मेसी बिजनेस है, वहां पर भी एक स्ट्रक्चरल चेंज आता हुआ दिखाई देगा, तो कुछ बिजनेसेस मर्ज हो रहे हैं, उस पर भी बाजार नजरें रखिएगा। BSE के लिए आज थोड़ा सा सेटबैक रह सकता है, क्योंकि सेबी ने इनको चिट्ठी लिखी है कि आपकी शायद रेगुलेटरी फीस आगे बढ़ सकती है। एनुअल टर्नओवर जो कैलकुलेट किया जा रहा है वो प्रीमियम वैल्यू पर किया जा रहा है, जहां पर सेबी चाहता है नोशनल वैल्यू पर होना चाहिए, तो वो स्टॉक एक और रेडार पर। ऐसा हुआ तो रेगुलेटरी फीस तो तगड़ी बढ़ेगी, पर 1-2 दिन से मैं बता रहा हूँ BSE के साथ ये दिक्कत वो दिक्कत स्टॉक फटे जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये आपने बताया नहीं कौन सा? मस्त साहब बोले हम बहुत बिजी है, इंडिया नहीं आ पाएगा, उधर निकल लिया, और अभी चाइना पहुंच गए। बीजिंग रोड शो शुरू हुआ, वो चाइना पहुंच गए मुलाकात करने वाले। देखो चाइना में उनका जो करंट बिजनेस है ना, बहुत बुरी हालत में है, तो इधर कुछ आए उससे पहले उधर बचाने का है। नहीं चाहिए ऐसे लोग, अपन कनाडा से वैसे काट चुके सारा। नहीं, कुछ लोग ट्रोल कर रहे थे कि कनाडा का बताते नहीं प्रोग्राम में, इधर डिच करके उधर चले गए, पर उधर उनकी हालत खराब है, बहुत बुरी हालत में है उधर। अपन देखा, आपने नोटिस किया CPI GDP कनाडा का हम बताना बंद कर चुके हैं, यानी कि फर्क पहनता ही नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ठीक है, मस्त साहब चाइना हुआ यार। ये बात सही है, उनके धंधे की वहां पे लगी पड़ी है, वाट लगी पड़ी है एकदम। अच्छा, ब्रेक लेने का समय है। मैं ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजीज लेकर आऊंगा। लेकिन ब्रेक लेते लेते वो PM मोदी के उस एक्सप्लोसिव इंटरव्यू का एक और अंश सुनाता हूं, उसी के साथ छोड़े जाता हूं आपको। सैम पिट्रोडा जी ने जो है इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, जो हम लोगों की जमा पूंजी है, जब हम अपने लोग पूरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए, जब हम उसको अपने आने वाली जनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा, और ये टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है। तो क्या आप कहेंगे कि BJP अगर आएगी तो इस टैक्स को कभी नहीं लागू करेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, हमारे मैनिफेस्टो में साफ हमने लिख करके लाए भाई। अब उन्होंने कहीं सगुफा छोड़ दिया तो मैं भी वो झंडा लेके घूमूंगा, ये सवाल आपके मन में कैसे आ जाता है? तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा साफ है जी। हम अपनी विचारधारा के आधार पर कार्यक्रमों को लेकर के, मैनिफेस्टो को लेकर के देश के सामने जाते हैं। कृपा करके
ऐसे महाशयों के विचारों को हम पर मत थोपिए भाई। मोदी जी, राहुल गांधी ने एक बात और कही है। वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक नेशनल एक्सरे कराएंगे। इसी से जुड़ा सवाल है, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक नेशनल एक्सरे कराएंगे, बात सिर्फ कास्ट सेंसस की नहीं है जो कि वो करते आए हैं, उस पर भी मैं आपका मत जानना चाहूँगा, मगर बात वो कहते हैं इससे आगे है। बात कास्ट की नहीं, बात जस्टिस की है। और वो कहते हैं कि हम जो है एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे लाएंगे, एक इंस्टीट्यूशनल सर्वे लाएंगे और उसमें देखेंगे कि किसके पास किस जाति और किस उस वर्ग के पास क्या है, कितना धन है, कितनी इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी है, और उसके बेसिस पर हम इस पूरे सिस्टम को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो इस देश में जो लोग अपने आप को राजनीति के एक्सपर्ट मानते हैं, जो लोग देश के उतार चढ़ाव को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं, सबसे पहले उनका दायित्व है कि वो ऐसे लोगों को पूछे कि जिस परिस्थितियों का वर्णन आप कर रहे हो, अगर ये सही है तो 50, 60, 65 साल तो आपने राज किया भाई। ये मुसीबत के जब जन्मदाता आप हो और आपने अब तक की बर्बादी लाई क्यों? पहले उनका जवाब मांगो भाई, नंबर 1। नंबर 2, एक्सरे का मतलब क्या है जी? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं, उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बर्बाद हो चुकी है। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रकटीकरण है। और इसलिए मैनिफेस्टो आने के 10 दिन तक बाद भी ये जो जमात आए दिन लिखापट्टी करती है ना, वो चुप रही, उनके प्रोटेक्शन में चुप रही है। तब मिलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि देश को जगाना कि भाई देखिए आपको लूटने की तरकीब हो रही है। और दूसरा पार्ट है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वगैरह, उन्होंने हर बार कहा है कि भाई जो भी संपत्ति होगी इस पर पहला अधिकार किसका होगा। तो हिसाब किताब बहुत साफ है, वो क्या करना चाहते हैं। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। पहले इवेंट्स कैलेंडर। मंडे 2 एक्सपायरीज, बीएसई पे बैंक एक्स, एनएसई पे निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट। आज निफ्टी का एक रिजल्ट आ रहा है। हम बहुत सारे रिजल्ट पे रिएक्ट कर रहे होंगे, वो बात अलग। अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स आने हैं। वायदा में 4 हैं, बिरला सॉफ्ट, कैन फिन होम्स, टाटा केमिकल्स और ट्रेंड। कैश के छोड़ देता हूं, वो तो लंबी लिस्ट है। जापान के मार्केट्स बंद है आज। शोभा डे बनाएंगे आज। शोभा डे क्या है? नहीं, शोभा डे नहीं कह रहा हूं, शोभा डे। शोभा डे, मैं तो शोभा डे सुना है। हाँ, मुझे भी बोलने में ऐसे ही लगा, मैंने ऐसा बोल दिया। शोभा डे। शोभा डे दरअसल वहां के एम्परर शोवा थे। 1926 से 1989 तक रेन किया था उन्होंने। उनके ऑनर में ये दिन छुट्टी मनाई जाती है, सेलिब्रेट किया जाता है। शोवा का मतलब भी वैसे अपन सब पढ़ के आए हैं। शोवा मतलब, शो मतलब ब्राइट, ओके, और वाह मतलब पीस। तो शोवा हो गया वो क्या, एनलाइटेंड पीस। ओके। वाह। तो अमिताभ बच्चन के गाने में शावा शाह वही वाला है क्या? हाँ, ये हो सकता है, अमिताभ ने वहीं से लिया वही शावा शावा। ग्लोबल डेटा में यूरोजोन के बिजनेस क्लाइमेट और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और जर्मनी का सीपीआई कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। महिंद्रा XUV 3XO आज लॉन्च होने जा रही है। नासिक में शायद ये लॉन्च है। 3XO दिख तो अच्छी रही, लेकिन ये कुछ नहीं है। XUV 300 जो है उसकी फेसलिफ्ट आइटरेशन है, बेसिकली वर्जन है शायद। सुप्रीम कोर्ट में आज CGI चंद्रचूड़ जो तमाम पेटिशंस आई थी, लोग चाहते हैं, स्टूडेंट चाहते हैं
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो एग्जाम है, सीए का एग्जाम, उसे पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि बच्चे, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स से कह रहे हैं कि ये इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज के बीच में हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा प्रिपेयर करना है। उन्हें क्या लेना देना उससे, पता नहीं, बेचारे कह रहे हैं। अब जस्टिस साहब डिसाइड करेंगे। अरविंद केजरीवाल साहब की और हेमंत सोरेन साहब की ईडी के अरेस्ट के अगेंस्ट जो प्लीज थी, आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई है। हाँ, और आईएमएफ जो है, पड़ोसियों का भी ख्याल रखते हैं अपन, ऐसा नहीं है, उनकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की आज मीट है। पाकिस्तान को 1.1 बिलियन डॉलर की फंडिंग के अप्रूवल पे डिस्कशन होना है। देखा, पड़ोसी का भी ख्याल रख रहे हैं अपन, देखते हैं क्या निकल के आता है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब ने आज कमोडिटी पिक्स में हमारी मदद करी है। कच्चा तेल खरीदना है 6888 के स्टॉप लॉस के साथ। जिंक का मई वायदा खरीदना है 247.8 के एसएल के साथ। बाकी के लेवल स्क्रीन पर हैं। गिफ्ट निफ्टी के डिसेंट संकेत हैं, आधे % के गैप अप के साथ खुलने के, उसके साथ छोड़े जा रहा हूं। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।